Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we have to cover up part first B, means chapter first part B, which is a poetry, and the name of the poetry is Dust of Snow. Dust of Snow is written by the poet Robert Frost. So now let's come to the poetry. Dust of Snow. See the first stanza. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में क्या बात हो रही है? एक क्रो था जो कि एक हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था। हेमलॉक ट्री एक काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस ट्री होता है और वो ट्री हर बार कोल्ड एरियाज़ में पाया जाता है जहाँ पर वो लगभग स्नो से कवर्ड रहता है। तो यहाँ पर पोएट का कहना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, कि एक बार वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे, बट वहाँ पर अचानक से तेज़ी से उड़ता हुआ एक क्रो आया और क्रो जैसे ही ट्री पर बैठा वो उसकी ब्रांचेस को ज़ोर से हिलाने लगा, शुक करने लगा। तो जैसे ही उसने ब्रांचेस को शुक करा, ब्रांचेस पर जितनी भी स्नो थी वो एकदम तेज़ी से डस्ट की तरह पोएट के ऊपर गिरने लगी। मीन्स जो ओले होते हैं, छोटे छोटे स्नो के पीसेस होते हैं, वो तेज़ी से पोएट के ऊपर गिरने लगे और पोएट उस वक्त घबरा गए। सी द नेक्स्ट स्टैंजा। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। वहाँ पर पोएट का कहना था, जैसे ही वो ओले मेरे ऊपर गिरने लगे स्नो पीसेस तेज़ी से, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ पीसेस ने हर्ट कर दिया, मतलब चोट पहुँचा दी। लेकिन इस इंसिडेंट ने मेरे हार्ट को एक चेंज दिया, मेरा सारा मूड बदल गया। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस था, मैं एक पेड़ के नीचे बैठा, मैं रूठा हुआ था किसी चीज़ से, मैं उदास था। लेकिन जैसे ही मेरे ऊपर वो स्नो गिरी तब मुझे ये समझ में आया कि मैं उस दिन रो रहा था। आई हैड रूड मीन्स किसी एक चीज़ के रिग्रेट के लिए मैं वहाँ अकेला बैठा हुआ था और अपने किसी काम पर पछता रहा था। लेकिन तब मुझे पता चला कि लाइफ कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मैं इस तरीके से रो धोकर या रिग्रेट में अपनी लाइफ को नहीं गुजार सकता। क्या पता किस वक्त डेथ मेरे क्लोज आ जाए, मुझे किसी भी तरीके से हर्ट करे या चोट पहुंचे। और इसीलिए वो एक छोटा सा इंसिडेंट जो था कि उनके ऊपर स्नो गिरी जिससे उनको हर्ट हुआ, उस इंसिडेंट से वो नॉर्मल बिहेव करने लगे अपनी लाइफ में और उनका मूड चेंज हो गया, वो हैप्पी रहने लगे। और इसीलिए वो क्रो और हेमलॉक ट्री का थैंक्स बोलना चाहते हैं, जिनके कारण वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा। और उन्होंने ये भी बोला कि उनके कारण उनकी आगे आने वाली लाइफ जो थी वो पूरी तरीके से सेटल हो गई। वो अपनी लाइफ में सबको इक्वल टाइम और इम्पोर्टेंस देने लगे और अपनी पुरानी चीज़ों पर रिग्रेट करना उन्होंने छोड़ दिया। सो दिस वॉज अ पोइट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट विच वॉज टू स्मॉल but the meaning was too deep. So please go through the poetry, and there are 2 glossary terms. Please go through them as well. First glossary term is hemlock, that is a poisonous plant or tree with small white flowers. वो poisonous रहता है but flowers उसके purely white रहते हैं. And root, held in regret, किसी चीज़ का पछतावा या दुख होना. I hope you must have understood the poetry. Just go through the poetry once. And now come up to the next poetry, which is again of Robert Frost, and this is the third part, the C part of your chapter first. And the name of the poetry is Fire and Ice. So now let's come to this poetry as well. See the first stanza. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ये जो पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, किसी दिन आग में जलकर राख हो जाएगा, दैट विल एंड इन फायर। लेकिन कुछ कहते हैं कि इतनी ज़्यादा तेज़ बर्फ़ गिरेगी, हर जगह ठंडा एटमॉस्फेयर होगा कि लोग ठंड में सिकुड़ के मर जाएंगे। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, उन्होंने बोला जितना मैंने किस्मत को जाना है, पहचाना है या उसके बारे में देखा है या सुना है, मुझे ये लगता है कि मैं फायर के फेवर में जाऊंगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ को जलकर ख़त्म होते हुए देखा है।
इसीलिए मेरा ट्रस्ट और फेथ किस पर है? फायर पर, दैट एवरीथिंग विल बर्न. Come to the second stanza. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब उनका यहाँ पर क्या कहना था? अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है, इट हैज़ टू पेरिश ट्वाइस, तो उनका मतलब है कि अगर उसको 2 बार ख़त्म होना है तो पहली बार तो वो आग में जलकर ख़त्म हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो दूसरी चीज़ जो वो इस दुनिया से मिटाना चाहते हैं वो है हेट, क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों के मन में इतनी ज़्यादा हेट्रेड है, एक दूसरे के लिए नफ़रत, जलन, या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंपेयर करना, कम्पीट करना. तो उनका कहना है कि कोई चीज़ फायर से या आइस से डिस्ट्रक्ट हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ हेट्रेड, जिससे आसपास सब कुछ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है. तो अगर ये हेट्रेड पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, पेरिश हो गई, उसका दी एंड हो गया, तो वो टाइम पीरियड सबके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहेगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में सबके पास बहुत ज़्यादा लव होगा एंड वुड सफाइस, और वो लव दुनिया को एक साथ जोड़ने में और डिस्ट्रक्शन से बचाने में काम आएगा. दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द एंटायर पीपल हु आर लिविंग ऑन दिस अर्थ. सो विद दिस वी हैव कवर्ड Chapter 1, Part A, B and C completely, class. See the glossary. Again, 2 words are given in the glossary term. First is perish, means die, and suffice means be sufficient. I hope you have understood the poetry. Please go through the poetry once again. Till then, thank you class and have a nice day.